अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह बाज़ औक़ात जुर्म कोई करता है और उसकी सज़ा दूसरों को भुगतना पड़ती है। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में एक नौजवान को चंद अफराद लोगों की मौजूदगी में अगवा करके ले जाते हैं। इस वाक़े के बाद थाना गुलशन रावी में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस उन मुलज़िमों को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाती। अब सवाल यह है कि आखिर वो अगवाकार कौन थे और मगवी किस तरह उनके चुंगल से आज़ाद हुआ। ये कहानी कई पहलू रखती है और हम आपको इसकी तफसील बताएंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मगवी की जुबानी कहानी। मुझे बताएंगे कौन से थाने में रखा आपके भाई को? सांदे थाने में। सांदे थाने में। तो क्या कहते थे वो कहते थे इनको डिवोर्स दे वरना हम तेरी लात बांध तोड़ देंगे। पुलिस वाले कहते थे? जी, पुलिस वाले। कैसे हो सकता है? पुलिस वाले किसी के ज़ाती मामलात में आ सकते हैं ऐसे? ज़ाहिर बात है पुलिस वाले तो नहीं आ सकते, लेकिन जब इंसान का कोई पावर हो जिसके पास, तो उसकी तो पुलिस वाले उनके पास ही होंगे ना, उनकी हिमायत करेंगे ही ना, ज़ाहिर बात है। तो इस वजह से फिर मेरे भाई ने परेशान होके उसको डिवोर्स दे दी थी, उस लड़की को। अच्छा, डाइवोर्स दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ है, जब हम दे दी, हमने डिवोर्स दे दी, उसके बाद को उन्होंने परेशान की है, यहाँ पे बदमाश लेके आते रहे ये वाल अलम। मेरा भाई जो उनसे ना परेशान होके वो घर ही छोड़ के चला गया। ठीक है, अब 2 साल बाद, पौने 2 साल बाद जो उनसे ना अचानक मैं मोर समनाबाद से आ रहा था अपने रंग महल से शॉप से। अच्छा, मैं पेट्रोल पंप के पास से जैसे ही गुजर रहा था ना, इन्होंने मुझे आगे आके गाड़ी लगाई है। ठीक है। आते साथ ही ना मेरे गले से पकड़ के ना मुझे मारने लग गए। ठीक है। ज़मीन पे लटा के ना फिर मुझे मारा खूब। मैं जैसे मुझे लोग आए बचाने के लिए, तो मैं उठाऊं तो मुझे मारने लग गए। मेरे बालों से पकड़ा, किसी ने गर्दन से पकड़ा। तो एक शख्स आया जिसमें से मुझे बचाने के लिए शाजी था, उसने बचा के मुझे साइड पे की है। तो इतनी देर में इनके लड़के और आगे पीछे से वो मुझे मारने के लिए है। इतनी देर में मेरे घर से मेरे वालिद साहब का फ़ोन आ रहा था, तो मैं फ़ोन निकाला ही है, तो मोबाइल छीनने लगे। तो बंदे ने ना, जो शाहजी था जिन्हें लड़ाई छुड़ाने की कोशिश की, उन्होंने मुझसे मोबाइल पकड़ के अपनी जेब में रख ली। उन्होंने कहा बेटा मैं बाद में दे दूँगा। मैं कहा ठीक है। उन्होंने कहा यार जो बात है तसल्ली से कर लो, मैं कर लेता हूँ बात, क्या है मैं आपका सॉल्व कर देता हूँ जो भी मामला आता है। तो इन्होंने क्या, उनको पहचान लिया था कि कौन लोग? जी, मैंने पहचान लिया था कौन लोग हैं। तो इन लोगों ने ना क्या, नहीं तू कौन है गए, उसको कहने लग गया। उन्होंने कहा तो पीछे ये तू सानू नहीं जानता। इन्होंने कहीं जाके पीछे किया, उसको धिक्के शिक्के मारे। उसके बाद जो उनसे ना इन्होंने मुझे गिरेबान से पकड़ा है, किसी ने बालों से पकड़ा है, मुझे ना गर्दन से पकड़ के ना मुझे गाड़ी के अंदर फेंकने की कोशिश की। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की। वहाँ पे चौक में मैंने शोर भी मचाया कि 15 पे फ़ोन करो, मुझे अगवा करके लेके जा रहे हैं ये लोग, आप अगवा 15 पे फ़ोन करो। तो किसी ने नहीं किया या किया ये मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे गाड़ी में ऐसे डाला जिस तरह बकरे को डालते हैं, बकरे को डालते जिस तरह नीचे ज़मीन पे लटाया है, मुझे यहाँ से मेरी गर्दन पकड़ी है और मुझे ले गए वहाँ से लेके गए मुझे अंडरपास से, जो मोर समनाबाद का अंडरपास है, वहाँ से मुझे लेके चले जाते हैं चौक आशिकाबाद। ठीक है। अपने घर की छत पे, जो इचरे की साइड लगती है, इचरा लगता है उसको, छत पे लेके जाते हैं। वहाँ जाके इन्होंने मुझे मारा, इतना मारा जिसकी इंतहा ही नहीं थी कि अच्छा। मुक्के, ठुड्डे, कुसुन्ने, चपेड़े आम थी कि मेरी आँख के अंदर तक ना खून आ गया था, इतना कि मुझे मारा उन्होंने। ठीक है। फिर उसके बाद क्या थे? कुछ भी नहीं किया उन्होंने उस टाइम मुझे, उन्होंने सिर्फ मुझे मारा उस टाइम। ठीक है। बेबस इतना एक मारा कि उन्होंने कोशिश करते रहे कि ये बेबस हो जाए। मैं पूछता रहा हूँ यार मेरा कसूर क्या है, मेरा रीज़न बताओ। उन मारते रहे। उसके बाद ना उनका बाप लेके आया एक सफ़ेद रंग की रस्सी मोटी, जो मेरे पाँव में डाली, आज भी निशान है मेरे पाँव पे। अच्छा। रस्सी डाल के पाँव बांध के अच्छी तरीके से। तो फिर उसके बाद कहते हैं अब इसको वो मारो, मारने लग गए। मुझे मारते रहे, मेरे नाक से खून नहीं कर रहा है, पानी की तरह यूँ बह रहा है मेरा खून, मुझे मारते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या जी, नीचे से इनकी बेटी आ जाती है 3 पेपर लेके आती है। तो कहती है इस पे साइन अंगूठा करो। मैं कहा मैं नहीं करूँगा। वो कौन थी? वो मेरी साहब की भाभी थी। अच्छा। ठीक है। वो लेके आती है, वो मैंने नहीं किया साइन अंगूठा, उन्होंने मुझे मारा। मैं कहा मैं नहीं करूँगा। मैं कहा जान से ही मार दोगे ना तो मैं साइन अंगूठा नहीं करूँगा ब्लैंक पेपर पे। उसके बाद ना उसका बाप नीचे से लेके आता 2 पिस्तौलें रैपन लेके आता है। एक उसका बेटा ने पकड़ा,
एक नामालूम बंदा था। उन दोनों ने, एक ने मेरे दिल की तरफ लगाया, एक मेरे दिमाग की तरफ लगाया। चैम्बर जब खींचा उन्होंने, मैं क्या कर रहा है कि मार दे, मैं कहा नहीं मैं करता हूँ। मैंने साइन भी किया, अंगूठा भी लगाया। क्या लिखा था उस पर कुछ भी नहीं लिखा सादा था, कागज। सादा कागज़ थे 3। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरा शनाख्ती कार्ड देखा, उसमें मेरा साइन मैच किया। फिर उन्होंने क्या ओके है, फिर मेरे शनाख्ती कार्ड की उन्होंने तस्वीर उतारी है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या, आप अपने फ़ोन कर घर, हम जिस तरह समझाएंगे इस तरह तूने करना है। मैं कहा ठीक है। उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरह बात करनी। मैं कहा ठीक है। मैंने अपने घर फ़ोन किए 2 उनके नंबर से। ठीक है। मेरे घर वालों फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अपने मामू को कर। मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने मामू को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठा लिया मेरा। ठीक है। मैंने फ़ोन जैसे ही उठाते साथ ही मैं कहा मामू मैं ज़ुबैर बोल रहा हूँ, तो मैं जो उनसे ना आयशा उन के घर पे हूँ, तो ये ना मांग रहे हैं तवान 10 तोले सोना मेरे से। तो वो मामू ने कहा हम कहाँ से दें। मैंने कहा वो कह रहे हैं कि ना हमारे बंदे आएंगे 2 आपकी तरफ, ठीक है, आप उनको सोना देना तो इधर से मुझे छोड़ देंगे। अच्छा। हाँ। मामू ने क्या, मैं कहाँ से दूँ। मैं कहा अब अम्मी से बात कर लें। इतनी देर में ना इन्होंने मेरा फ़ोन खींच के काट दिया। ठीक है। मेरी बात अभी हो ही रही थी। ठीक है। इन्होंने काट दिया। उसके बाद ये इंतज़ार में बैठे रहे काफ़ी देर तक, 2 ढाई 3 घंटे तक, ये कि फ़ोन आएगा कि हम लेने जाए। जब नहीं आया इन्होंने फिर मुझे मारने लग गए। मुझे चपेड़े मुक्के सुनने ठुड्डे जो जिसका दिल कर रहा था ना वो इस तरीके से मुझे मार रहा था जिससे मुफ्त का माल मिल गया हो। इस तरीके से मुझे इतना मारा इन्होंने, इतना मारा जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। उसके बाद जब 2 ढाई 3 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद ये मुझे ले गए किसी के डेरे पे, जो वहाँ का सियासतदान है, उसके डेरे पे ले गए मुझे वहाँ बांधने के लिए। उन्होंने मुझे बांधने से इनकार कर दिया। अच्छा। उन्होंने क्या आप अपने घर लेके जाओ या कहीं और ले जाओ, हम यहाँ नहीं बांधेंगे इसको, आप अपने वहाँ जाके बांधो। ठीक है। तो काफ़ी देर तक वहाँ बहस होती रही इनकी आपस में ही। तो जब नहीं हुआ तो ही मुझे इन्होंने वापसी गाड़ी में लेके डाला, मुझे ले गई अपने घर। बांधा हुआ था आपको? जी, रस्सियों से मेरा बांधा हुआ था पाँव से ना, जिस तरह पुलिस वाले नहीं बांधते, एक पाँव यहाँ से, एक यहाँ से, हाथ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इस तरह बांध के मुझे लेके गए थे कि मैं भाग ना जाऊँ। तो किसी ने बाहर देखा नहीं आपको? सारी दुनिया देख रही थी, बोलने वाला कोई नहीं था। अच्छा। उसके बाद में इन्होंने मुझे वापसी गाड़ी में डाला है, ये घर ले गए। घर इन्होंने मुझे गराज के अंदर खड़ा रखा। तो इंतज़ार में अब बाहर भी 8-10 लड़के खड़े हुए हैं, ऊपर भी खड़े हुए हैं, मुझे गराज में खड़ा रखा। मैं परेशान, मैं कहूँ यार क्या चक्कर है क्या नहीं। अल्लाह का नाम लेके मैं खड़ा हुआ था। इतनी देर में इनका ना मामू का बेटा आया, लड़का, वो आया मेरे पास आके कहता है ये अंगूठी उतार। अच्छा। मैंने उतार के दे दी। कहता है ये लॉकेट भी उतार। मैंने उतार के दे दिया उसको। वो डाल के अपनी सोने का था? जी। 1.5 तोले की अंगूठी थी मर्दाना, ओपल लगा हुआ था उसके ऊपर। ठीक है। एक मेरा अल्लाह वाला लॉकेट था गोल्ड का, वो उन्होंने उतार के मुझसे ले लिया। ठीक है। उसके बाद कोई आधे पौने घंटे बाद पुलिस वाले आते हैं, वो बाइक पे आते हैं, मुझे बैठाते हैं, ले जाते हैं थाने में। कहाँ, कौन से थाने? वादत रोड थाने में। वादत रोड थाने में। ठीक है। जब वहाँ लेके जाते हैं मुझे, तो वहाँ जाके ना मुझे बिठा देते कमरे के अंदर। वहाँ पे में से एक बंदा आया, चौकीदार था या वो कीपर था दरवाजे पे, वो आया मेरे पास। उन्होंने कहा बेटा क्या मामला था? मैं कहा इस तरह मुझे मारा पीटा है और इस तरह से घर वालों से तमान मांगा है, इस तरह में पेपर साइन कराएं, ये सारी में सब वकवा पेश आया है। उन्होंने कहा बेटा आप अपने ना वालिद साहब का नंबर दो। मैंने अपने वालिद साहब का नंबर दिया है, इनको इतला दी उन्होंने। इतनी देर में ये लोगों ने ना, फिर मेरे घर वाले थाने में थे, FIR हुई हुई थी। फिर इन्होंने थाने में वहाँ पे फ़ोन किया, तो जो मुझे लेके गया था तो उनसे पूछ रहा है कि FIR हो गई है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा यहाँ FIR हो चुकी है, बच्चा अगवा हुआ है और वीडियो। अच्छा, आपके खिलाफ FIR करवाना चाह रहे थे वो वहाँ पे मेरे वहाँ पे उन्होंने क्या FIR करवानी थी? उन्होंने ये मेरे खिलाफ जो सी FIR सोची हुई थी ना, उन्होंने ये सोची हुई थी बकौल उनके, जो पुलिस वालों ने मुझे बाद में बताया जब वो लोग भाग गए थे वहाँ से, चले गए थे, ये जो भी था। उन्होंने मुझे यही बताया कि जी ये जो है ना यहाँ पे लेके आए थे कि ये हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस रहा था और हमने पकड़ लिया इसको। अच्छा। और उन्होंने 2-3 केस और आप पे बनाने थे झूठे। लेकिन आपकी अगवा की पहले ही FIR वो पहले ही FIR हुई। ये 2 दिन आप उनके पास रहे कि 1 दिन ही? नहीं, 1 दिन रहा हूँ मैं। ठीक है। यानी कि मैं 8:45 बजे मैं उठाया गया हूँ, सुबह शाम रात को। ठीक है। और कोई
4 बजे के करीब जो उनसे मेरे घर वाले वहाँ पहुँच गए थे ठीक थाने है, में। तो FIR उस वक्त हो चुकी थी। FIR पहले की हुई थी 10-11 बजे की, ठीक है, सुबह 10 बजे की हो गई थी। रात को ही। अच्छा, रात को जब आपको हुआ गया था पुलिस जी के साथ जो भी जिनके पास मेरा गुलशन रावी में FIR? हाँ जी, जिन्होंने मेरा मोबाइल लिया था ना, हाँ। तो मेरे वाले साहब ने जब फ़ोन किया मेरे नंबर पे, तो ज़ाहिर पता है किसी और ने उठाया, उन्होंने बताया जी आपका तो बचा हुआ हो गया है। अच्छा, तो वो भी मेरे पास, यानी कि उन्होंने कहा अच्छा, भी उसी वक्त मेरी वालदा बेचारी परेशान रोने लग गई। तो वो उसी टाइम पे थाने गए, थाने जाके इन्होंने FIR पुलिस ने वो वहाँ FIR दे दी। FIR दी। वो भी मौके वारदात पे गए, इन्होंने वीडियो देखी है 15 वालों ने, ठीक है। तो उसके बाद जाके कोई इन्होंने FIR दी वहाँ से गवाहियाँ लेके। अगर आप पे FIR, आपकी FIR अगवा की ना हुई होती तो आपको लगता है कि पुलिस ने आप पे झूठी FIR दे देनी थी। अच्छा, वो इतने सूख वाले हैं? बहुत पावर वाले हैं। वहाँ के पुलिस वाले उनके अंडर में हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उनका खाना पीना है। यहाँ के गुलशन रावी के पुलिस वालों के साथ उनका उठना बैठ रहे हैं। अच्छा, तो फिर जब आपकी FIR का मामला सामने आया तो फिर क्या होता है? फिर ये आपके वालिदैन वहाँ वहाँ वालिदैन वालिद साहब सब आते हैं, मेरे मामू आते हैं, सब आते हैं। तो वहाँ से जो मुलजिम थे वो निकल चुके थे। एक थाने से मुलजिम किस तरह निकल चुके होते हैं? जब तक कि पुलिस वालों को इतला हो चुकी होती है कि ये अगवा का हुआ है और ये मुलजिम है, तो उन्होंने क्यों जाने दी है? तो ठीक है, उनको जाने दिए इजीली होके, वहाँ से वो चले गए। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर उन्होंने वहाँ से मेरी स्पुदारी दी, यानी कि वीडियो बना के उन्होंने कहा जी हम आपको बच्चा दे रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वो लेके मेरे घर जब लेके आते हैं, मेरा मेडिकल लिख होता के है। देते हैं आपके वालिदैन? जी मेरे मामू ने लिख के दिया था कि जी हम अपना बच्चा लेके जा रहे हैं। और इसको आप पुलिस ने कुछ नहीं कहा? हाँ, ये इन्होंने क्या था क्यों, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका जो मकसद था, उनका जो पुलिस वालों के साथ कुछ वहाँ के पुलिस वाले मिले हुए थे उनके साथ, जो उनका मिल के ये काम था कि मुझे अंदर करना है। ज़ाहिर बात है जब तवान ना मिले इंसान को तो वो तो दूसरी तरीके से निकलवाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपकी FIR हुई थी उसका क्या बनता है? फिर पुलिस उन मुल्ज़मान को पकड़ती है? नहीं, उनको साथ ताउन करती हैं, उनकी कच्ची ज़मानतें करवाती हैं। अच्छा, वो बुरी ज़मानत तो हर किसी की हो जाती है ना, उसमें पुलिस के ताउन की लेकिन ज़रूरत जब मैं जाके उनका बयान अदालत में दूँ कि मुझे अगवा की है, अब ऑर्डर देता है जज साहब कि जाके उनको पकड़ो, तो आप जाके उनके घर में इतला दे के आ रहे कि सुबह जाके आप ज़मानतें करवा लो। अच्छा, ये पुलिस ने किया? ये पुलिस ने किया। कौन सी पुलिस ने किया? ये गुलशन रावी थाने ने। अच्छा, बल्कि आप देखें जुमे रात को ऑर्डर मिलते हैं, जुम्मा, हफ्ता, त्वार, 3 दिन वो गिरफ्तार नहीं करने गए, पीर वाले दिन जा रहे हैं 2 बजे गिरफ्तार करने के लिए। वो कहते हैं जी हमने तो पूरी ज़मानतें ले ली हैं। आप 3 दिन तक कहाँ थे? मैं आपके 2 रोज़ तो के थानों के चक्कर। इन्वेस्टिगेशन वाले थे जिसपे? जी ASI यूनुस थे जी, जिनके पास आप, जो आपके आईओ थे? जी मेरा जो आई होते। तो आपको लगता है उन्होंने आपकी मदद नहीं की? नहीं, अगर की होती तो आज मुलजिम अंदर ना होते। डंडराने फिरते हैं और हमें गालियाँ दे रहे हैं अदालतों में खड़े होके। उनका तो वो कहता है हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? वो कहते हैं जी हमारी पीछे सपोर्ट इतनी है। जो अब तो CCD का दौर है। CCD का दौर तो उनके लिए है जो मजलूम है। अच्छा, जालिम के लिए कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? CCD ने बहुत काम किया है। ये कौन है, कौन सी ताकत है इनके पास, या ये किस तरह के? अभी मेरे साथ थाने में चले, आप देखें जितने होंगे सारे मजलूम होंगे, जालिम तो कोई भी नहीं नज़र आएगा। जालिम जो होगा वो अपना रास्ता पहले सोच के रखा हुआ होता है, उसके पास पहले रास्ते होते हैं, उसने नए रास्ते बनाने नहीं होते। हम जैसे जिस तरह मजलूम है, हमें पता ही कोई नहीं। हम तो ज़िंदगी में, हमारे बाप दादा नहीं गया आज तक थाने के चहरी में, हमें पता ही कुछ नहीं है इनके होता क्या है। उनको सारा कुछ पता होता है, उनको पता है अब वही ज़मानतें, हमें नहीं पता। अब जाके हमें पता चला। अब आपका केस जो है वो किस स्टेज पे है? इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब ये है कि अभी भी उनकी जो बुरी ज़मानतें थी वो कैंसिल हुई हुई, आज दूसरा दिन है, लेकिन पुलिस वाले फ़ोन ही नहीं उठाते। थाने में जाते हैं हम, रात को चलेंगे, रात को इन्वेस्टिगेशन वाले? हाँ जी, रात को कहते हैं जी सुबह चलेंगे। आज मैं आपको भी मोबाइल दिखाऊं कितने फ़ोन किए हैं, तो आप देख लें, इसमें से एक भी कॉल रिसीव नहीं करते। ये देखें, हाँ, ये कम से कम 8-10 कॉलें तो आ रही हैं नज़र, बल्कि उससे ज़्यादा हैं। ये दिखाएं ज़रा, ये किन साहब को आप कॉलें कर रहे हैं? यूनुस ASI हैं। यूनुस ASI इन्वेस्टिगेशन के हैं, जो गुलशन रावी में आपके IO भी हैं जी। ये इतनी कॉलें आपने उनको की हैं? जी, सिम पे भी की हैं मैंने, वो भी नहीं उठाते ना ये उठाते। अगर उठाएंगे भी ना, और यार उन्होंने घर ताला लगे यार के थो। और जब कल हम गए हैं थाने में, उनको बताया है कि उनके ख़िलाफ़ वारंट आ चुके हैं, हम गिरफ़्तार करने जाएँ, तो कह रहे हैं ठीक है हम जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? बाइक पे जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, बाइक पे जाता है कोई? अकेले? 2 बंदे जा रहे हैं।
2 मुस्लिम मुजरिमों को को पकड़ने, पकड़ने? हाँ जी। अच्छा, और जब मैं वहाँ जाके देखता हूँ दुकान खुली हुई है, बैठे हुए हैं वो लोग, जब मैं आके इनसे पूछता हूँ तो कह रहे हैं वो तो दुकान अब बंद ही है, कार च ताले लगे हो तो सारे नशे हैं, सानू तो पता ही कुछ नहीं। तो आपसे इन्होंने कोई गाड़ी का नहीं मुतालबा किया कि गाड़ी दो, हम रेड करने नहीं, जाते? कुछ भी नहीं किया, बस बाइक पे जा रहे हैं ये। आज भी सुबह से कह रहे हैं हम गाड़ी तैयार कर रहे हैं, जो अभी तक तैयार नहीं हुई इनकी। आप मुझे बताइए हमारे माफस हैं, कहाँ है सीसीडी? उनके पास जितना असला उनके घर में पड़ा हुआ है ना, और जितना वो नजायज़ फरोशी करते, वो कारोबार करते हैं, पकड़ने वाला कोई नहीं है। वो किसी को भी अगवा कर सकते हैं, किसी को भी गोली मार सकते हैं। मेरे घर में फायर करके गए हैं वो साल पहले, FIR करवाई हुई है, नाम मालूम में काटा है, नाम नहीं लिखा उनका। ये कहाँ का कानून है? ये जंगल का कानून चल रहा है हमारे यहाँ। मरियम नवाज़ जो उनसे है सबको इंसाफ देती है, तो यहाँ इंसाफ देना तो पता चले। जब आप देखें किसी एक शख्स के पास असला हो, चलाता हो, पीता हो, तो उस पर CCD या कोई कानून कोई भी नहीं हरकत करेगा। किसी से आप ज़बरदस्ती 3 पेपरों में साइन करा सकते हैं, आप तवान मान सकते हैं, किसी का जेवर उतार सकते हैं किसी के बगैर इजाज़त के, कोई कानून नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं जी 3 साइन करवा लिए तो उसमें कुछ नहीं होता, जब वो मिसयूज़ करेंगे ना, जबकि जब देखेंगे। ये कहाँ का कानून है? वो कल को मुझे मार के गोली उसमें सुसाइड लिख दे तो कौन पूछेगा उसको? अगवा बर तवान सब पाकिस्तान में फिर आम हो जाना चाहिए। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ वो करेंगे। उनको हौसला दे रहे हैं ये। ठीक है, अब ये मुझे बताएं कि नहीं मिल रहा इंसाफ, कोई इंसाफ नहीं दे रहा। मैं senior officer DIG के पास भी गया हूँ, वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दी है, कौन CCP से लाहौर DIG? भी दी है मैंने एप्लीकेशन। कौन से DIG साहब के पास गए? शिल्पा पारी DIG इन्वेस्टिगेशन? जी। फिर भी कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से मार्को के SP साहब के पास है, SP साहब को हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा ठीक है जी आपका काम हो जाएगा। ये अभी भी बैठे हुए हैं इंतज़ार में, 2 महीने होने को आ गए हैं, अभी तक हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। कहाँ है वो CCD? मुझे बताया असले की तस्वीरें, वीडियो सारा मेरे पास मौजूद है, मैं देता हूँ। इनके घर में रखा हुए 2 पिस्तौलें तो मुझे लगाई थी। अगले आप कह रहे हैं जी मैं, एक शख्स कह रहा है मैं CCD में हूँ, एक कहता है जी मैं फलाने महकमे में हूँ, एक कहता है मैं कोई और महकमे में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं हमारा कर सकता, हम तो ये मार भी देंगे, कोई तो कुछ नहीं कर सकता। जितना मारा है, जितना कूटा है आजकल के दौर में, ये कहाँ का कानून है? ये कौन से दौर चल रहा है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि यहाँ तक नौबत पहुँची क्यों है? सिर्फ एक यही वजह है कि आपके भाई की और आपकी भाभी की अलहदगी हो गई, ये उस गुस्से में है सब कुछ, उस रिवेंज में है? नहीं, क्या है? लालच। पहले भी हमारे घर से सोने का सामान उठा के लेके जा चुकी है वो। तो आपने कोई FIR करवाई? की नहीं, सांदे थाने में लेके गए, एप्लीकेशन लिख के गए हैं ना कि जी आपका फैमिली मैटर है, वो आप जो उनसे ना अदालत से रुजू करें। हमने कहा हमारा सोने का सामान उठा के लेके गए हैं, मेरे पास प्रूफ है, कुछ छोटी सी वीडियो बनी हुई है बकाया। आप उनको पकड़ेंगे तो वो होगा ना, जब लड़की घर से जा रही है, वो ताले तोड़ के लेके गई है, तो कहते हैं जी नहीं जी आप अदालत में जाएं। आपके घर पे फायरिंग कौन करता है? इसका वही लड़का जिसने मुझसे जेवर उतारा था, वो और उसका भाई छोटा घर लड़की पे का। फायरिंग हुई? हाँ जी, FIR हुई, नाम मालूम पे की इन्होंने, नाम नहीं लिखे। अच्छा, आपको नहीं ये पता था? मुझे पता था, जब फायरिंग हुई है मैं शॉप पे था, ठीक है। जब मैं शॉप से आया हूँ तो मुझे पता चला, मेरी वालदा ने 15 पे फ़ोन किया, मेरी वालदा ने ही एप्लीकेशन दी खुद ही, ठीक है ना। लेकिन उसकी कार्रवाई करने के लिए मैं वालदा के साथ एक दफ़ा गया हूँ, लेकिन उन्होंने कह दिया जी वो ये FIR तो का तो ये होता है कि अगर आपके घर पे किसी ने फायरिंग की है तो नामालूम के ख़िलाफ़ हो गई, तो आप ततीमे बयान में, सप्लीमेंट स्टेटमेंट में आप उनको नामजद कर सकते थे। आपने किया? हम गए वहाँ, उन्होंने किया ही नहीं। मेरी वालदा जाती रही हैं, वो तो बोलते मेरी वालदा से ऐसे थे कि मैं कह रहा हूँ कि आप परचून वाला फिर भी इंसान जो उनसे ना, इंसान को देख के अच्छे तरीके से, अच्छे लहजे से बात करेगा। सांदे थाने में आप जाके उनका रवैया तो चेक करें, उनका बीबियों के साथ क्या रवैया है बात करने का, लेडीज़ से। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे मरियम नवाज़ से ना सिर्फ इंसाफ की ज़रूरत है, मैं और किसी को नहीं जानता। लिहाजा ये है, मैं बड़े इदारों में गया हूँ, मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। मुझे सिर्फ मरियम नवाज़ से ही है इंसाफ चाहिए, मुझे किसी से कोई वो गरज नहीं, मुझे सिर्फ मरियम नवाज़ से है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और CCD जो उनसे ना इस केस को देखे मेरे, बस मुझे ये इंसाफ चाहिए। बिल्कुल जी, ये नौजवान जो है इंसाफ के लिए इसके मौक़िफ़ को हमने आपके सामने रखा। इसमें पुलिस क्या कहती है वो भी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। इस
केस से जुड़े इस शादी के रिश्ते को टूटने के बाद और टूटने की वजह क्या है वो भी मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम आपको दीगर लोगों से भी उनकी बात करवाते हैं। नाज़रीन, आपने मगवी की कहानी सुनी और इस वाक़े की संगीनी को महसूस किया, लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में जाता दिखाई देता है। अक्सर हम सुनते हैं कि सास बहू पर जुल्म करती है, लेकिन ये बहुत कम सुनने में आता है कि बहू अपनी सास पर जुल्म ढाए। यहाँ मामला कुछ ऐसा ही है और जुल्म भी ऐसा कि जिसका डिजिटल एविडेंस मौजूद है। घर के कामकाज करवाना, फर्श पर पोछा लगवाना और बहू खुद महारानी बनकर बैठी रहती है। ये सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हुआ और मंजर आम पर आ गया। यही वजह है कि ये मामला थाना कचहरी तक जा पहुंचा। अब हम आपको उस सास की कहानी सुनवाएंगे कि बहू की वजह से उस पर क्या गुजरी, किस तरह के जुल्म हुए और ये नौबत कहां तक पहुंची। साथ ही उसकी नंद की जुबानी भी आपको सुनवाएंगे ताकि आप जान सकें कि खानदान के दीगर अफराद इस जुल्म को किस नज़र से देखते हैं। आइए सुनते हैं माँ और बेटी की जुबानी। अब वो नौजवान जो अपनी दुख भरी दास्तान सुना गया, उसकी वालिदा है और बहन है हमारे साथ। ये भी इस केस से जुड़े कुछ मामला अपने साथ बीती हुई जो है वो बताना चाहती हैं। माँ जी, आप ये बताएं कि आपके बेटे और बहू की अलहदगी हो गई। वो बेटा आपका जिसकी शादी कामयाब ना हो सकी वो बैरून मुल्क चला गया। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा बड़ा बेटा जो है वो यहाँ से परेशान होकर, इतना परेशान होकर वो घर से चला गया। ठीक है। वो बैरून मुल्क चला गया। ठीक है जी। तो सारी मुसीबत फिर आप लोगों को जी हमें ही फेस करनी पड़ रही है। क्या होता रहा? बहू तो आप खुद अरेंज मैरिज थी? जी अरेंज मैरिज थी, मैंने खुद की थी, लेकिन ये कि हमें बाद में पता लगा कि ये तो असला भी है इनके घर में और इनके घर में कोई नाजायज़ फरोशी भी करते हैं, कुछ ऐसे काम भी हैं। हमें बाद में तस्वीरें भी इनकी मिली कि ये गने भी चलाती है लड़की। और लड़की गन चलाती जी है? लड़की गन चलाती थी, घर पर भी लाई थी गन। आपके घर पे? जी मेरे से टाकियाँ लगवाती थी, मैं काम करती थी, नहीं तो वो बस बैठ के बस मोबाइल से लगी रहती थी और मुझसे बदतमीज़ी करती थी। ठीक है। नहीं, आप वैसे तो सास जो है जी वो बहू पे अक्सर सुनना है कि जुल्म करती है। नहीं बेटा, मैंने कोई जुल्म नहीं किया। उसके मेरे पास तो पिक भी है कि वो गने लेके आई है घर पर। अच्छा। हाँ, उसने कहा कि काम नहीं करोगे तो ये गन है मेरे पास, ये देख लो, अपने पास रख के घर का काम करवाती थी? जी घर का काम, मैं टाकियाँ लगाती थी घर में, कारपेट पे यहाँ से सफाई करो, यहाँ से सफाई करो, बाथरूम धोती थी। मेरी उम्र है बाथरूम धोने वाली, मैं सारे काम करती थी, उसको खाने भी पका के खिलाती थी, बस वो बैठी रहती थी। अच्छा जी। और यहाँ ठहरती ही नहीं थी, घर में रहती ही नहीं थी वो लड़की। सिर्फ 2 या 3 दिन रहती थी, उसके बाद वो अपनी माँ के घर चली जाती थी बस। तो शोहर के साथ उसका रवैया ठीक था? शोहर के साथ भी एक मरतबा मैंने अपने कानों से सुना था, मैं यहाँ से गुजरी तो उसको कहती है कि हो जाए यहाँ से। मैंने कहा बेटा बुरी बात है, इस तरह नहीं करते। ये शुरू सिर्फ 3-4 दिन हुए थे शादी को, 4 दिन। अच्छा। तो उसने अपने शोहर के साथ इस तरह, मेरा बेटा ही उसके आगे पीछे फिरता था बस। वो तो कहती थी बेहतरीन मैं क्या चीज़ हूँ। अच्छा। बस। नहीं, अब असला जो है वो लाइसेंस था उसके पास या? नहीं, वो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो आपके घर में वो लेके आई असला? जी बिल्कुल लेकर आई। और उसकी तस्वीरें भी हैं? जी तस्वीरें भी हैं मेरे पास मौजूद। उस वक्त आपने किसी को क्यों नहीं बताया? वो हम यही कि हमारी इज्जत है, चलो छोड़ देगी, सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, वो लड़की बच सकी, तंग आकर फिर मेरे बच्चे ने उसको डिवोर्स दिया। अक्सर होता ही है कि जब कोई मियाँ बीवी की या किस तरह से अलहदगी हो जाए, जैसे आपके बेटे की हुई है, तो फिर इल्ज़ामात दोनों तरफ से नहीं, हमारे पास सबूत मौजूद है, हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। मैं टाकियाँ लगाती थी, मेरा बेटा अचानक घर से आया, दुकान से आया तो उनने देखा मैं टाकी लगा रही हूँ। मुझे नींद की गोलियाँ खिला देती थी, सारा दिन मैं सोती रहती थी। मुझे चाय के अंदर डाल के दे देनी। एक दिन मैंने नहीं पी
उस दिन मुझे होश आई कि वाकई में ये क्या, सारा दिन ना खाना ना पीना, सोती रहती थी पड़ी हुई मैं, मुझे होश ही नहीं होती थी, मैं बस सोती रहती थी। शाम को बच्चे 2 मरतबा दुकान से भागे हुए आए कि अम्मी को उठाओ, अम्मी को उठाओ, वो नहीं उठ रही। तो मैं भूखी प्यासी, फिर मेरे बच्चे भागे हुए आए, उन्होंने देखा कि अम्मी का तो बीपी बहुत डाउन है, शुगर भी नहीं हुई हुई है, कुछ खाने को नहीं दिया, कुछ भी नहीं देती थी, करती थी वो मेरे साथ। ठीक है जी। तो दूसरा फिर ये बताएं कि जब अलैदगी हो गई फिर तो मामला ख़त्म हो जाना जी थे। बिल्कुल ख़त्म हो फिर क्या जाने हुआ? चाहिए थे। बस वो खुद ही गई, अदालत गई कि जी मेरा जहेज़ चाहिए। मैंने कहा जहेज़ तुम आओ, 4 बंदे आए, बैठ कर उठा कर ले जाओ। ठीक है। लेकिन वो जहेज़ की तरह वो अदालत में पहुंच गई। उसका जो आए हुआ है वो हम उसका हक जो है, जो उसकी चीज़ है हक सच की, वो उठा के ले जाए। लेकिन बात ये है कि उन्होंने तो हमें 3-4 गुना मांग रहे हैं हमसे, हम कैसे दें, कहाँ से दें? 3-4 गुना जी ज़्यादा चीज़ें मांग जी रहे हैं। हमारे पास लिस्ट मौजूद है जो वो लाए थे। अच्छा, तो इसके अलावा तो कोई झगड़ा नहीं है, फिर ये बेटे को अगवा किया आपके दूसरे बेटे को? के साथ तो पता नहीं क्यों उन्होंने इतना जुल्म किया, क्या क्यों किया, मुझे तो इंसाफ चाहिए। मैं तो हर जगह गई, वहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इतने पावरफुल लोग हैं कि हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही। डीआईजी के पास, डीएसपी के पास, एसएसपी के पास, पत्री कहाँ कहाँ मैं गई हूँ, ख्वार हुई हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरे लिए इंसाफ नहीं है। मरियम नवाज साहिबा से मेरी गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत मारा पीटा है मेरे बच्चे को, इतना मारा कि उसके मसले भी इतने बन गए, उसकी आँख में भी खून की बूंद उतर रही थी। इतना मारा था, कोई जालिम नहीं इस तरह मार सकता जिस तरह उन्होंने जुल्म किया था। उसके गले पे हाथ रख दिया, उसका सांस रोकने की कोशिश की। चलें इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मुझे इंसाफ चाहिए। थाने वाले ये जो है गुलशन रवि वाले, इन्होंने रिश्वतें ली हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। यूनुस को मैंने हाथ जोड़ के कहा, बेटा मेरा बेटा तू तफ्तीश सही कर, तफ्तीश कर। ये एक बाइक के ऊपर कोई जाता है किसी को उठाने के लिए, मैंने कहा गाड़ी लेकर जाते हैं, वो बाइकों पे उठाने जाते हैं, झूठ बोलते हैं और उनको भगा देते हैं। उनको कहते हैं कि तुम भाग जाओ, 2-3 दिन के लिए रूपोश हो जाओ, वो रूपोश हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। कल भी मेरे घर के दरवाजे को झंझोड़ के गए, कोई 3-4 बंदे थे, कल भी आए थे। बताया मैं किधर जाऊँ? मेरे बच्चे को अगर उन्होंने कुछ कर दिया, मैं किससे इंसाफ मांगूंगी? कौन देगा मुझे इंसाफ? कौन देगा मेरे बच्चे को? जितना मारा किसी ने इंसाफ नहीं अभी तक मिला। अदालत गए, सब जगह गए, किसी ने इंसाफ नहीं दिया। अदालत वालों ने कहा, जज साहब ने कहा कि उनको लेकर आओ, लेकिन इन्होंने नहीं लेकर आए। बाइकों पे जाते ही हैं, बाइकों पे कोई उठाया जाता है, बाइकों पे गिरफ्तार किया जाता है। ये कैसे पुलिस वाले? ये हमारे मुहाफिज है, ये तो हमारे दुश्मन है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। ये किसी को इंसाफ नहीं दे सकते, तो जुल्म भी ना करे इस तरह जिस तरह मेरे साथ जुल्म हुआ है। मुझे अपने बच्चे की जान का खतरा है, मुझे अपनी जान का खतरा है। मेरी बच्ची को भी मारा अदालत में इन लोगों ने। ये आपने गुफ्तगू सुनी एक माँ की, और एक ही सांस में इन्होंने तमाम तकलीफ़ें जो है वो अपनी बयान की, और मुद्दा जो है वो उस पुलिस पर, और उस पुलिस इसकी ज़िम्मेदार है जिसके लिए हुकूमत भी और ख़ासकर वज़ीर आला पंजाब जो है वो बड़े सख्त अहकामात देती है। रेड लाइन करार दिया जाता है बच्चों को और ख़वातीन को। ये बहन हमारे साथ हैं, इनको भी तशद्दुद का निशाना मुल्ज़मान की जानिब से अदालत में बनाया गया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन विंग जो है उसको भी बहुत सारे फ़ंड्स जो हैं वो फ़राहम किए गए हुकूमत की जानिब से, और जब मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने की बारी आती है, जैसे ये वालिदा मोहतरमा बता रही थी इनकी कि पुलिस चाहती है उनको गिरफ़्तार करने, लेकिन मोटर बाइक पे। ज़ाहिर है अगर किसी मुलजिम को गिरफ़्तार करना है तो उसके लिए 1 या 2 पुलिस एहलकार काफ़ी नहीं होते हैं, ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा पुलिस एहलकारों को वहाँ पे रेड करके मुलजिम को गिरफ़्तार करना चाहिए। और बाइक पे तो यकीनन 2 लोग बैठ सकते हैं, और किस तरह से मुलजिम को पकड़ के लाया जा सकता है, किस तरह से उसको साथ ला सकते हैं, और फिर पुलिस की जो है मिली भगत का जो है ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा रही हैं।
कि वालदा आपकी ने भी बताया, इससे पहले हमने आपके भाई से भी बात की, तो इतनी जालिम बहू घर में आप ले आए। हमें किसी को पता नहीं चला था कि ये लोग ऐसे हैं। हम लोगों को इन्होंने कहा था कि 15 दिन में हम शादी दे देंगे। जब हमने 15 दिन में शादी की, इन्होंने ऐसा अच्छा बिहेव किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। निकाह के बाद इन्होंने कहा कि निकाह हमने करना बादशाही मस्जिद में। हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे तो पहले भाई की शादी थी। हमने कहा ठीक है। जब निकाह करके हम सुबह आते हैं तो रात में उनकी वालदा साहिबा और उनके जो कज़न हैं वो आते हैं हमारे घर आके हमें धमकी देते हैं कि जी इतना हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। अब हम निकाह करके फंस गए थे। हमने कहा ठीक है, हम शरीफ लोग थे। हमने कहा ओके ठीक है, क्योंकि हम लोग अपनी इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि जी हमारी इज़्ज़त ख़राब ना हो। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो तो माँ बाप है, वो अपने घर आ जाएंगे, हमें तो लड़की से गर्ज़ है, हमें किसी चीज़ से गर्ज़ नहीं है। ठीक है, हमने सब कुछ किया, उसके साथ बहुत खिदमत की मेरी वालदा ने, बहुत उसने जुल्म किया, हमने सब सहा। अब जो ये जुल्म किया उसने मेरे छोटे भाई के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था। शादी ख़त्म हो गई, रिश्ता ख़त्म हो गया, हम लोगों के साथ उसका कोई लिंक नहीं था। जो जुल्म किया वो छोटे पे किया। उसका जुल्म करने का मकसद क्या था? तवान मांगना था, मज़ीद और चीज़ें हमसे लूटनी थी। जैसे कि आपको अभी भाई ने बताया था कि हमसे हमारे घर से चीज़ें भी उठा के लेके गई है। मेरी गोल्ड की चूड़ियाँ थी, सेट था भाई का, तो वो यहाँ से उठा के लेके गई। तब भी हमने इतना एक्शन नहीं लिया। कोई बात नहीं, अल्लाह दे रहा है, कोई मसला नहीं। अब जो उसने इतना बड़ा जुल्म किया, हमें फ़ोटोशूट से जब ये पिक्स मिली हमें, हम तब शॉक्ड हुए। अच्छा असला भी? फिर मम्मा ने, आपकी भाभी असला चला लेती? जी मेरी भाभी असला चला लेती है। और दूसरा, जब मैंने अपनी माँ से शेयर की बात, मेरी माँ ने रो रो के बताया बेटा वो असला घर लेके आई हुई होती है। तो मैंने कहा मैं आप पहले नहीं बता सकती, ताकि हम कोई बात तो करें किसी से, उनके वालिदैन से करें। हर दूसरे दिन वो लड़ना, हर दूसरे दिन उसके घर वालों ने आ जाना, हर दूसरे दिन जी लड़ने आ जाना। मेरी अम्मी अब्बू घर में अकेले, मेरे भाई भी शरीफ, इतने उनको चलाकियाँ नहीं आती, वो आए दिन झगड़े करना। और यहाँ वो टिकती भी नहीं थी घर में। अब यहाँ से जाने के बाद अब वहाँ जाके भी हमारा जीना हराम कर दिया उसने। अब जब यहाँ से उठा के लेके गए तो तब तो हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब वो भाई की शक्ल देखी उसने, इतना तशद्दुद। इंसान एक टाइम का सोचता है कि नहीं इन लोगों के साथ मैं रही हूँ, मैं रही हूँ, मैं थोड़ा सा रहम कर लूँ। ठीक है, नहीं, बहुत तशद्दुद किया। और अब हम जिस भी अदारे में जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, सब कहते हैं आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास गई अपने भाई के साथ। वो तो ओपन कोर्ट करते हैं डीआईजी साहब, तो इतने बुलंदोबाग दावे करते हैं कि आए मेरे ओपन कोर्ट में आपको इंसाफ मिलेगा, तो आपको इंसाफ क्यों नहीं मिला? पता नहीं सर। मैं डीआईजी जब इन्वेस्टिगेशन के पास गई हूँ, उन्होंने सुनने के बाद उन्होंने तो वो सब किए जी, उन्होंने मार्क करके एसपी के पास हमें भेजा। तो फिर मैं पूरा 1 महीना डीआईजी के पास जाती रही हूँ, ये अपने डीएसपी के पास मैं डेली भाई के साथ हम लोग जाते रहे, डेली बिला नागा। एसपी के पास हम जाते रहे, एसपी से वो हमें मिलने ही नहीं दे रहे थे। शहजाद साहब जी वो अभी सीट पे नहीं है, अब बैठे हुए नहीं है, अब चले गए, अब मीटिंग में, उन्होंने मिलने नहीं दिया। जब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से जब हम मिल के आए हैं, तब हमें एसपी के पास लेके गए, तब उनके पास हमारी सारी रिपोर्ट पहुंची है। तो डीएसपी साहब ने फिर उसी वक्त मौके पे बताया A to Z के ये मामला था। फिर उन्होंने हमारी बात को आगे मार्क किया, तब हमारी मार्क हुई थी कितने दिनों बाद? 1 महीने के बाद। उसके बाद की अब कार्रवाई आपके सामने, किसी ने भी अभी तक साथ नहीं दिया। जब फर्स्ट टाइम हमारा ये वाकया हुआ था, 3 दिन का बीच में गैप था, जैसे कि आपको भाई ने बताया। जो 3 दिन का गैप था, हम डेली जाते थे अपने आईओ के पास, जाए अरेस्ट करें, जाए यार, इंज नहीं होंदा, ये उनके अल्फाज में बता रहे, इंज नहीं कह रही था। मैं कहा नहीं जी चलें। जब उनकी अबूरी ज़मानतें हो गई, फिर उसके बाद जब बीच में कोई गैप आया, हमें लेके गए। कैसे लेके गए? बाइकों पे। ठीक है, आप इधर खड़े हो, साथ लेके गए, बाहर खड़ा किया मुल्ज़िमों को पकड़ने के लिए। जी बाइकों पे गए, हमें बाहर खड़ा कर दिया। जी मैं अपने भाई के साथ थी। अच्छा, और वो भी बाइक पे थे? जी 2 लोग जी, रेड करने, जी मुल्ज़िम पकड़ने। जी। तो वहाँ मंडे वाले दिन हम गए। जब पता चलता है, उन्हें पता था ना कि हमारी अबूरी ज़मानतें हो चुकी हैं, अब जाना हमने रेड डालने के लिए। जाते हैं तो रेड डालने के लिए वहाँ जाके पता चलता है कि जो उनकी अबूरी ज़मानतें हो गई हैं। जब ज़मानतें हो गई, वो जो उनकी बेटी साहिबा जो हमारी साबका भाभी थी, उन्होंने जी हमारी ज़मानतें हो गई हैं। ठीक है, हाँ वो जी उन्होंने दी तो ज़मानत हो गई हैं। मैं कहा बाकी की असी उन्होंने रात में फड़ांगे, सीढ़ी ले आके फड़ांगे, वहीं से हम रास्ते जाए। मैं कहा ये सीढ़ी पड़ी है, पकड़ो जाओ। नहीं असी गौरमेंट की सीढ़ी ले आएंगे। मैं कहा उन्हें तो ना लिखिया होंदा है गौरमेंट की सीढ़ी है तो प्राइवेट सीढ़ी, तुसी जाओ फड़ो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है साड़ी हिफाजत करना। वो नहीं बाजी तुसी गल ही की करते पे, इंज नहीं इंज होंदा।
1 दिन का गैप दिया, नेक्स्ट डे बाकियों ने भी अपनी जमानतें करा ली। ठीक है। ये हमारा पूरा मंथ ये गया। दूसरा, अब आज भी भाई गया ओ घर नहीं गया, ताला लग्या है। असी किवें फड़िए उन्होंने? जब आपको ऑन दी स्पॉट अदालत में आना चाहिए था, जब आपको पता था आज इनकी ज़मानतें कैंसिल हैं, 1 की ना होती, 2 की ना होती, जैसे कि उन्होंने बताया कि इतने की ये मामला है, आपको ऑन दी स्पॉट अदालत में होना चाहिए था, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी थी। आप अरेस्ट करने के लिए जाते, हम अदालत जाते हैं, हमें इंसाफ वहाँ पे भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हमारा केस बहुत हैवी था, बिल्कुल क्लियर था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन मुलजिम नहीं पकड़े गए। हाँ जी। और हमने हमारे लॉयर ने वहाँ बहुत फाइट की, हमारे प्रूफ दिए उन्होंने, जज को सारा कुछ प्रूफ हो गया कि जी ये मुलजिम है, कंफर्म है। एकदम समझ नहीं आई बात जी, कहाँ जाके पलटी के। और वहाँ पे यहाँ मैं थाने भी जब आई हूँ ना, उन्हें मैंने कहा है कि जी अरेस्ट करें, जैसे ही ऑर्डर है अरेस्ट करने जाना चाहिए था। असी हजे नहीं करना, असी सीनियर इंस्पैक्टर साहब को असी इजाज़त लवांगे, ए करांगे वो करांगे। मैं कहा तुहाडा वो हिसाब है, बंदा मर गया, हुण इहदी लाश चुकन वास्ते असी म्यूनसिपालिटी नूं लियाने आ, ये आपका वो हिसाब है। कल को आपको कुछ भी कोई कर जाएगा, आप अभी सोचोगे। और अभी ये पुलिस वाले उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आगे वो कुछ और भी कर सके, कोई नुकसान पहुंचा सके। जी, ताकि वो कोई नुकसान पहुंचा सके। जैसे कि अभी मेरे भाई ने जिक्र किया कि 3 पेपर पे साइन करवाए, ब्लाइंड पेपर पे, वो नहीं ओपन कर रहे उनकी, ठीक है। वो गाड़ी में लेके गए भाई को, वो गाड़ी वो शो नहीं कर रहे। और उन्होंने गाड़ी में वो कहते हैं सबको, उनके वालिद मोहतरम सबको कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, ठीक है। और उन्होंने गाड़ी के अंदर ब्लू कलर की लाइट लगाई जो गाड़ी गवर्नमेंट की होती है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नहीं कोई है, भी नहीं लगा सकता। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। और हॉकी डॉकी उन्होंने रखा हुआ है टॉय, वायरलेस आगे रखा हुआ टॉय, बट शो सबको ये होता है कि कोई गवर्नमेंट का बंदा जा रहा है। अच्छा। और जिस गाड़ी में लेके गए हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि वो गाड़ी आप पकड़ के लेके आए, अपनी कस्टडी में करें, वो भी नहीं की। अच्छा, मुझे बताएं कि आप पर भी कोई तशद्दुद वाक़े? इस केस के दौरान मैं अदालत गई भाई के साथ अपने पैरवी के लिए। सिर्फ भाई की सपोर्ट के लिए? जी, मैं भाई की सपोर्ट के लिए भाई के साथ जाती हूँ। भाई के लिए आप फाइट कर रही जी। हैं। आपका वैसे इस केस से कोई नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं था इसमें। ठीक है, लेकिन आप भाई की सपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरे वालिदैन इस स्टेज पे नहीं है कि वो हिम्मत करके अपने बेटे की हिम्मत बने, तो मैं अपने भाई की हिम्मत बनी हूँ। बट ये है कि उन्होंने मेरी हिम्मत भी तोड़ने की कोशिश की, पर मेरे अल्लाह ने और मेरे वालिदैन की दुआ ने मुझे हिम्मत नहीं मेरे तोड़ने दी। आप पे तशद्दुद किया? जी, मैं अदालत में? जी, मैं अदालत गई थी अपने भाई के साथ। मेरा भाई बाहर गया किसी काम के सिलसिले में, मैं वहीं खड़ी थी। ये जो मेरी साबका भाभी साहिबा, उन्होंने मुझे अकेले पाया और उनके साथ एक और बंदा था, ठीक है। उन दोनों ने पकड़ के मुझे जो मेरी साबका भाभी थी उसने मेरे बाजू से पकड़ा, ऐसे पकड़ा कि पूरा मेरे बाजू यहाँ से ब्लू हो गया था, ठीक है। और ऐसे, और फिर ना मुझे ऐसे लेके ऊपर कोर्ट से नीचे खींचती हुई लेके आई थी जैसे मैं कोई मुलजिम हूँ। अच्छा, और तो वहाँ पे चीखो तो पुकार, बड़ी सिक्योरिटी होती है अदालत के इतनी चीखो पुकार। वो जो वहाँ की लेडी सिक्योरिटी वाली थी, उन्होंने आके फिर इस केस को बचाया। वो छीन रही थी मेरा मोबाइल, मेरे मोबाइल में थे उनके प्रूफ, ठीक है। वो कहती ये मोबाइल दो, मैं कहा मैं मोबाइल क्यों दूँ, ये मेरी कस्टडी, आप क्यों मांग रही हो। इस पर बहुत वावेला मचाया। और वहाँ पे मैं सिक्योरिटी वाली जगह पे जाके बैठी, वहाँ जो चौकी है वहाँ पे उन्होंने बैठाया, तो सारे मेरे ऊपर चढ़ गए। वो कहते हैं जी इसको निकालो बाहर। मैं मैं क्यों निकालूं, आप भी वैसे ही इंसान हो, मैं भी वैसे ही इंसान हूँ। तो वो वहाँ खुद लड़की ड्रामे करने लगी। मेरी वहाँ हो गई थी तबीयत ख़राब, मैं अकेली तनहा खड़ी हुई, मैं अपने भाई की सपोर्ट के लिए आई थी, तुम मुझे क्यों हिला रही हो। तो उन्होंने बहुत मेरे जी, उसके साथ जो लड़का था उसने मेरे सर से दुपट्टा खींचा, मैंने इसी तरह अबाया तो पहना हुआ था। FIR करवाई? जी, मैंने FIR, उन्होंने नहीं कट की। अच्छा, पुलिस वालों ने, पुलिस ने नहीं जी। की। वैसे आपने दिया वहाँ पे? जी, मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी, ठीक है। और मेरा मेडिकल भी हुआ था उस वक्त। तो वो कहते हैं जी ये अभी FIR तो कट नहीं सकती। क्यों? इसमें तो कोई ऐसे ख़ास बात ही नहीं है। मेडिकल में? जी, मेडिकल में भी कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसी कोई मसला नहीं। मैंने कहा इसका मतलब भरी अदालत में कोई कुछ भी कर जाए, कोई मसला नहीं। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं पुलिस के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि पुलिस को आप प्लीज़ गाइड करें कि ये कोई सा भी केस हो, ये हमारा ही नहीं, आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है।
तो उन्हें कहना चाहिए कि हर काम इंसाफ के साथ करें, हर चीज़। मैं पुलिस वालों को कहती हूँ कि चलें, वो कहते हैं पेट्रोल 80 पेट्रोल पले से पाइए। क्यों मरियम साहिबा आप उनको पेट्रोल नहीं दे रही? क्या आप उनको सैलरी में पेट्रोल नहीं प्रोवाइड कर रही? क्या आप उनको ये नहीं कह रही कि जी आप अपने काम को सीरियस होके लें? वो तो कहते हैं लेटे हुए हैं, 80 गए हैं, लेटे हुए होते। मैं वहाँ जाके देखती हूँ तो वो लेटे हुए हैं। हम अभी अभी होके आ रहे हैं, जबकि वो पता चल रहा है, मैंने वहाँ काफ़ी लोगों से देखा है कि वो ऊपर ही लेटे हुए हैं, नहीं हो रहा कोई काम, और हमें झूठ बोलते हैं जी हो रहा है काम। विदाउट यूनिफॉर्म होते हैं अपने ऑन द स्पॉट, ऑन ड्यूटी हमारे ऑफिसर जो हैं विदाउट यूनिफॉर्म होते हैं। बिल्कुल जी, ये इस बहन की गुफ्तगू में एक ख़ास बात ये है, यकीनन ये हाउस वाइफ हैं और अपनी वज़ीर आला पंजाब से ये अपील कर रही हैं कि आप पुलिस वालों को क्या पेट्रोल फ़राहम नहीं करती हैं? क्या उनको पेट्रोल नहीं मिलता? कहीं पे रेड करना हो उनको गाड़ी नहीं दी जाती है? क्योंकि ये इसका शिकार हुई हैं। गुलशन रावी पुलिस स्टेशन जो इन्वेस्टिगेशन का है, वहाँ पर ये काफ़ी अरसे से धक्के खा रही हैं और वहाँ की पुलिस इनको कहती है कि हमें पेट्रोल नहीं मिलता गाड़ी में डलवाने के लिए, आप हमें पेट्रोल डलवा के दें तो फिर हम मुल्ज़मान को पकड़ने जाएंगे। ये वो बड़ा एक बुनियादी सा सवाल है जो थाने में जाने वाले हर शख्स को पुलिस वाले मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं कि उनके पास मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए, रेड करने के लिए, किसी को गिरफ़्तार करना, उनके पास पेट्रोल नहीं है। और पेट्रोल नहीं है और गाड़ी नहीं है, वसाइल नहीं है। लेकिन ये पता है, आवाम को भी पता है और कम से कम इस बात का मुझे भी पता है कि हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए का फ़ंड जो है वो फराहम किया जाता है पंजाब पुलिस को। लेकिन फिर भी इस तरह की हमारी बहनें और माएँ ये मौक़िफ़ सुनती हैं जब, तो वो हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत के जो अच्छे इक़दाम हैं उन पर तमाम चीज़ें ये पानी फेर देती हैं। नाज़रीन, आपने सास और नंद की गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने जुल्म और नाइंसाफ़ी के पहलू को बयान किया। लेकिन जब पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है और अगर इन्वेस्टिगेशन वाले किसी को गिरफ्तार ही ना करें, अदालत में पेश ना करें, तो फिर सज़ा कैसे मुमकिन हो सकती है? यही वो सवाल है जो हमारे निज़ाम इंसाफ पर सबसे बड़ा निशाने सवाल छोड़ता है। काफ़ी अरसे से ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जहां इन्वेस्टिगेशन के अमल में कोताही या सुस्ती दिखाई देती है और जब इंसाफ में ताख़ीर होती है तो मुतासरा ख़ानदान मज़ीद अज़ियत में मुब्तला हो जाता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे कारनामों पर हमारा कानून क्या कहता है और किस तरह अदालत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को देखते हैं। इस हवाले से हमने माहिर कानून की राय शामिल की ताकि वो बता सके कि इन्वेस्टिगेशन में कोताही के बावजूद कानून किस तरह अपना रास्ता बनाता है और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश करता है। आइए सुनते हैं माहिर कानून की ज़ुबानी। जो बीवी है उसने अपने हस्बैंड के छोटे भाई को अगवा करवाया बराए तावान, कुछ 12 से 14 तोले सोने के लिए। तो अगर मैं एफआईआर को देखूं, आप कह रहे हैं कि ये एफआईआर इसमें रजिस्टर्ड है, तो इस एफआईआर में इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इस एफआईआर में सिर्फ़ और सिर्फ ये लिखा गया है कि मेरा बेटा रात को 9:45 बजे काम से वापस जा रहा था, टोटल के पंप पे उसको रोका और उसको अगवा कर लिया। अगवाकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब सर अगर देखा जाए तो ये एफआईआर बहुत वीक है। इसमें जो पूरे वाक़यात हैं, जो पूरे फैक्ट्स हैं, जो पूरी स्टोरी है केस की, वो बताई ही नहीं गई। एक तरफ तो ये है कि जी उसकी बीवी ने अपने हस्बैंड के छोटे भाई को अगवा करवाया, जबकि एफआईआर में इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो फिर बीवी के ख़िलाफ़ तो ये एफआईआर नहीं है, ये एफआईआर तो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ है। अब देखें, एफआईआर पे मैं आता हूँ। एफआईआर जो दर्ज करवाई गई है ये भी 9:45 का वाक़या बताया गया और 11:15 बजे इसको रजिस्टर तकरीबन करवाया गया और इसमें जो जगह का तयन भी नहीं किया गया, इलाके का तयन नहीं किया गया,
किसी विटनेसेस का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि मेन बुलेवार्ड, कौन सा मेन बुलेवार्ड है? अगर मेन बुलेवार्ड है तो बड़ी 9:45 का टाइम आजकल इशा के बाद होता है, तो आई विटनेस भी होते हैं और बहुत सारे उसमें और एविडेंसेस होती हैं, एक का भी जिक्र नहीं है इस FIR में। अब आते हैं इस पे जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। देखें, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, मैं ये गुजारिश करूँगा आपसे कि देखें, इसमें कोई नॉमिनेटेड मुल्ज़म नहीं है। इसमें जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसकी बीवी ने अपने हस्बैंड के छोटे भाई को अगवा करवाया, तो इस तरह की इसमें बात नहीं है। दूसरा ये है कि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो FIR होती हैं वो थोड़ा वीक होती हैं, उसमें पुलिस को ज़्यादा मेहनत दरकार होती है कि मुल्ज़मों तक पहुंचने के लिए। अब मुल्ज़मों तक पहुंचने के लिए जो मुद्दई मुकदमा होता है उसको भी पूरी उसकी अपनी सहूलत प्रोवाइड करनी चाहिए पुलिस को, अपने तमाम तर विटनेसेस देने चाहिए उनको, मेरा बेटा कहाँ से आ रहा था, कहाँ पहुँचा, कौन से काम पे था, उसके साथ कौन था। तो ये सारी चीज़ें मुद्दई को बतानी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए पुलिस को। अब यहाँ पे जैसा कि आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने FIR तो दर्ज कर ली और गुनाहगार भी डिक्लेयर कर दी है, लेकिन आज तक गिरफ़्तार नहीं किया, तो उसकी दो सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि मुल्ज़म एब्सकॉन्ड कर गया पुलिस के रिकॉर्ड में, वो कहीं रूपोश हो गया, पुलिस उन तक पहुंचने में नाकाम हो गई है। तो वो सम टाइम ये है कि अगर नामालूम के ख़िलाफ़ है तो वो उनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करके कोई एविडेंस ऐसी नहीं मिलती कि किसने अगवा किया है, तो वो दाखिल दफ्तर कर देते हैं और रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट को वो सबमिट कर देते हैं। नंबर 2 ये होता है कि कोई अगर मुल्ज़मान की निशानदेही हो भी जाती है तो वो रूपोश हो जाते हैं, तो उस पे भी पुलिस अपनी कार्रवाई करके फ़ाइल को कोर्ट की इजाज़त से उसको एब्सकॉन्ड डिक्लेयर करके दाखिल दफ्तर कर देती है। नंबर 3, ना गिरफ़्तारी की वजह एक जो मेन होती है वो ये है कि मुल्ज़मान जो हैं वो प्री अरेस्ट बेल करवा लेते हैं, कबल गिरफ़्तारी ज़मानत करवा लेते हैं, जिस पे पुलिस फिर गिरफ़्तार नहीं कर सकती जब तक वो ज़मानत है। और ऐसा भी होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जी जो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ होती है, बाद में उनको नॉमिनेट किया जाता है, तो वो केस थोड़ा वीक होता है। अगर FIR में जान ना हो, जैसे कि इस FIR में कुछ नहीं है ऐसा, तो वो फिर उसका फ़ायदा मुल्ज़मान को जाता है। तो फिर अदालतें क्या करती हैं कि एविडेंस ना होने की बुनियाद पे वो कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानतें जो है उनको कंफर्म कर देती हैं। तो जब कंफर्म करती हैं तो ज़मानत कंफर्म हो जाती है। भले पुलिस अपने चालान में मुल्ज़मों को गुनाहगार डिक्लेयर कर देती है कि ये मुल्ज़म गुनाहगार हैं, ये मुल्ज़म, तो वो फिर अपनी एक रिपोर्ट बना के, जिसको हम चालान कहते हैं, वो सबमिट कर देते हैं इलाका मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये इसका एक तरीका है। देखें, इस तरह की जो FIRs होती हैं उसमें जब हम, मेरी आपके चैनल से के तवज्जो से ये गुजारिश है अवामुन्नास से कि जब भी FIR करवाएं बड़ा टाइमली करवाएं, जितना भी जल्दी करवाएंगे उसका फ़ायदा मुद्दई को होगा। आप अपनी FIR में गवाह ज़रूर रखें, टाइम का बड़ा ख्याल रखें, वाक़या कहाँ पे हुआ उस जगह का बड़ा ख्याल रखें, और कोशिश करें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर उसकी बीवी ने ये सब करवाया है तो उसको नॉमिनेट करवाना चाहिए था इसमें। तो इसलिए जब FIR हम दर्ज करवाते हैं तो वो बड़ा सोच समझ के किसी वकील साहब से मशवरा करके फिर FIR दर्ज होनी चाहिए, ताकि फिर बाद में FIR अगर मजबूत होगी तो मुल्ज़मान तक, पुलिस के लिए भी आसानी होगी मुल्ज़मान तक पहुंचने में, और उनको करार वाक़ई सज़ा देने में भी आसानी होगी। कानून भी सपोर्ट करता है। तो क्योंकि बहुत सारी FIRs होती हैं वो शक की बुनियाद पे होती हैं या जिनमें कोई एविडेंस नहीं होती, तो वो फिर FIR दाखिल दफ्तर हो जाती हैं जी। अगर बाद में उन्होंने इसमें ज़िमनियात के थ्रू इस FIR में और चीज़ें और फैक्ट्स ऐड करवाए हैं, तो उसमें अब
सिनेरियो चेंज हो जाएगा एफआईआर का। तो उसमें पुलिस क्या करेगी, वो जो नॉमिनेटेड मुलज़मा हैं, वो जो इनके भाई की बीवी हैं, उनको शामिल तफ्तीश करेंगी, उनसे पूछगिछ करेंगी और मामले को एफआईआर के मुताबिक आगे लेके जाएंगी और अपनी पुलिस फाइंडिंग देगी। नंबर 2, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें लड़के पे तशद्दुद हुआ, तो तशद्दुद होने की एविडेंस सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल होती है। अगर तो इन्होंने मेडिकल करवाया है और उसमें तशद्दुद ज़ाहिर हो जाता है, तो फिर उस पे भी बड़े हीनियत क्राइम की दफ़ात लगेंगी जिसमें ज़मानत नहीं होती। और अगर उन्होंने हवाई फायरिंग और घर में घुस के इनको मारा है तो उसमें ट्रेसपास वगैरह की ये सारी दफ़ात शामिल होती हैं। साथ अगवा की भी 365 लगेगी पीपीसी के नीचे, जो कि सज़ा होती है 363 के नीचे उसमें। तो ये काबिल ज़मानत नहीं है ये सारे ऑफेंसेस। तो उसमें मुद्दई को चाहिए कि वो पुलिस के साथ वो पूरा ताउन करें और पूरी एविडेंस वहाँ पे मुहैया करें। अब देखें, अगर मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं हो रहे तो इसमें मुद्दई ये करे कि वो पुलिस के साथ ताउन करें, ताकि उसमें पुलिस हर उस जगह पे जो निशानदही कंप्लेनेंट या मुद्दई करवाएगा अपने असर रसूख से, अपने रिसोर्सेज से वहाँ पे छापे करेगी और उनको गिरफ़्तार करेगी। और पुलिस के पास तो आजकल तो बड़ा जदीद निज़ाम है जिसमें सीसीटीवी फुटेज हैं, जिसमें एआई का आजकल पुलिस बड़ा उसका रोल उसमें है एआई का, तो वो भी उसमें चीज़ें आ रही हैं। तो पुलिस आसानी सेफ सिटी के थ्रू बड़े आसानी से वो मुलज़मान तक पहुंचती है। तो अगर फिर भी मुलज़मान किसी तरीके से नहीं गिरफ़्तार हो रहे या पुलिस उसमें थोड़ी नेग्लिजेंसी से काम ले रही है, डिले कर रही है, तो हमारी अदालतें मौजूद हैं जी। जस्टिस ऑफ पीस के पास जाके आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, अपनी अदालत में जा सकते हैं, अपना एक पिटीशन फाइल करें जिसमें बिल्कुल अदालतें डायरेक्शन देती हैं कि जी आप इनको गिरफ़्तार करें और तफ्तीश का मामला जो है वो आगे लेके चलें। नाज़रीन, पुलिस का मौक़िफ़ है कि उन्होंने चालान अदालत में जमा करवा दिया है और मुल्ज़मान को गुनाहगार लिख दिया, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ कागज़ पर गुनहगार लिख देना ही इंसाफ है? इंसाफ तब मुकम्मल होता है जब मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में किया जाए और सज़ा दी जाए। हमारे माशरे में अक्सर ये देखा गया कि इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर हो जाती है और इस ताख़ीर के नतीजे में मुतासरा ख़ानदान मज़ीद अज़ियत में मुब्तला हो जाता है। कानून का असल मकसद यह है कि मज़लूम को सहारा दिया जाए और जालिम को उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। जुल्म के अंधेरों में इंसाफ की किरण ही उम्मीद का चिराग बनती है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।